नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग का एक और बहुत ही खास अंक लेकर हाजिर हूं। रंग तरंग के जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपको भारत की कलाओं से, भारत की संस्कृति से रूबरू करा सके। आपकी मुलाकात उन कला साधकों से करा सकें जो भारत की संस्कृति के संरक्षण में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो इसी कड़ी में रंग तरंग का आज का अंक वाकई बहुत खास है। कैसे हुई हिंदी भाषा की शुरुआत, इसका इतिहास, इसका वर्तमान, इसका महत्व जानेंगे एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी के जरिए। साथ ही आपको ले चलेंगे लद्दाख इन तस्वीरों के माध्यम से और भी होगा बहुत कुछ। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। अपनी भाषा अपना देश देता गौरव का संदेश, एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी इस वक्त आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। राजभाषा उद्भव से लक्ष्य की ओर सतत गतिशील। हिंदी हमारी भाषा, दुनिया की एक बहुत बड़ी जनसंख्या हिंदी बोलती है, लेकिन कैसे शुरुआत हुई इस भाषा की, किस तरह से ये आगे बढ़ रही है, कैसे आज विश्व के सबसे उच्चतम पदों पर और वैश्विक मंचों पर आज हिंदी का प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं। दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषा में शुमार हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, इन तमाम सवालों के प्रश्न आपको मिलेंगे इस प्रदर्शनी में। राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी के जरिए कैसे हिंदी साल दर साल आगे बढ़ती रही। इस प्रदर्शनी को 6 खंडों में बांटा गया है। किस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ, कैसे ये अपनी मौजूदा रूप में पहुंची, आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। हिंदी का उद्भव किस तरह से हुआ, कैसे इसका विकास हुआ और आज हम किस स्टेज पे पहुँचे हैं हिंदी को समझने, बोलने, पढ़ने और व्यवहार के रूप में ले आने के लिए, उसमें एक लंबी यात्रा हिंदी ने तय की है। और मैं कहूँ कि अगर 7वीं शताब्दी में जो अपभ्रंश था वहाँ से शुरू करते हुए और आज हम लगभग 1200 वर्षों से अलग अलग स्टेज पे हिंदी को समझते आए हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास के ये बहुत अलग चरण हैं जिनमें हिंदी का विकास होता रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय होने के नाते से हमने सोचा कि हिंदी पखवाड़ा तो जो आम सरकारी दफ्तर हैं वो अलग अलग तरीके से मनाते हैं, ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई में वो मनाया जाता है। हमने सोचा कि राष्ट्रीय संग्रहालय है तो क्यों ना कुछ एक अलग पेशकश की जाए लोगों के बीच में, उनको बताया जाए कि किस तरह हिंदी भाषा जिस स्थिति में आज हम हैं, इसकी क्या रूट्स हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, वो बताया जाए लोगों को। फिर हिंदी के रिलेटेड जो हमारे पास कलाकृतियाँ हैं, जिस तरह हमारे पास पेंटिंग्स हैं, हमारे पास कुछ स्कल्पचर्स हैं, कुछ हमारे पास कॉइन्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो दिखाई जाएं लोगों को और उनको बताया जाए कि हिंदी भाषा का कितना भारतीय संस्कृति में एक योगदान रहा है और कितनी देर से ये है। तो हमने सोचा कुछ चीज़ें दिखा के इस पखवाड़े को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। राष्ट्रीय संग्रहालय ने संभवतः पहली बार पहल की कि हिंदी जो राजभाषा है उसके विकास के चरणों को दिखाया जाए और आम आदमी को हिंदी के विषय में समझने में आसानी हो और ख़ास तौर से जो हमारा यंगर जनरेशन है उसको हिंदी क्या है, हिंदी में बोलना लिखना पढ़ना कितना सरल है
वो समझाने के लिए हमने प्रयास किया है। और फिर जो हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का विकास किया, उनके भी यहाँ हमने चित्र लगाए हैं, जिससे यंगर जनरेशन को इस बात की प्रेरणा मिलेगी। जिनके नाम वो सुनते आए हैं, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई से लेकर के सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन हिंदी के प्रति है, उनके विषय में जानने के लिए अंदाज लग सकता है उन बच्चों को भी, उन विद्यार्थियों को भी, और साथ ही साथ उनकी फ़ोटोग्राफ देख करके उनको प्रेरणा मिलेगी। हिंदी का उद्भव कहाँ से हो गया कि मतलब आज ही एकाएक हिंदी नहीं आ गई। इसे आने में एक लंबी यात्रा जिसे कहते हैं, एक ऐतिहासिक यात्रा तय करते हुए तो हमने इस चार्ट के बारे में ये सोचा कि विश्व का भाषा परिवार और हिंदी कि संसार की जो लगभग 3000 भाषाएं हैं उसको 13 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे होंगे कि भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, अमेरिकी, काकेशस, सूडानी, बुशमैन। तो फिर चूँकि ये अन्य भाषाओं से इनका संबंध था, लेकिन हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है, तो हमने हिंदी का विशद वर्णन जो है इस चार्ट में प्रदर्शित किया है कि यह 2 खंडों में बटी है, सतम और केतुम। और सतम जो है फिर भारत ईरानी, और भारत ईरानी पुनः जो है 3 भागों में विभाजित होती है, भारतीय, दरद और ईरानी। और भारतीय फिर प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा। उस समय जो वैदिक संस्कृत थी, और वैदिक संस्कृत जब परिनिष्ठित होती है, उस समय जब आम जन की भाषा उसमें समाहित होने लगती है, तो फिर वो लौकिक संस्कृत का रूप लेता है, जिसकी कि मतलब आप कालावधि देख सकते हैं कि 4000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच प्रदर्शित की गई है। फिर इस कालखंड के बाद आप देखेंगे कि प्राचीनतम से प्राचीन भारतीय, अर्थात जो सबसे पुरानी थी, फिर धीरे धीरे हम प्राचीन पे आते हैं, तो फिर पाली आती है, पाली से फिर प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से कहीं अवहट भी कहते हैं। और यही अपभ्रंश जो है फिर कई अन्य भागों में बढ़ती है, स्वरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, केके, टक और अन्य चीज़ों में। तो स्वरसेनी अपभ्रंश में हम देखेंगे कि यह गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, अर्थात फिर पश्चिमी हिंदी को हम देखते हैं कि वो खड़ी बोली, ब्रज, बांगड़ू, बुंदेली, कन्नौजी, फिर पहाड़ी जो है पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, फिर अर्धमागधी से जो हमारी हिंदी निकलती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और हमारी जो ये भोजपुरी, मैथिली, मगही है जो मागधी से निकली है ना। मागधी मतलब बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगाली, इस चारों का जब हम कहें कि उद्भव स्रोत कौन है, तो मागधी है। और ये मागधी कहाँ से आया, तो मागधी आया हमारे अपभ्रंश से। फिर जब ये सभी बोलियाँ, खड़ी बोली, ब्रज, बांगड़ू, उससे लेकर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगही सब जब मिल जाता है, तब हम हिंदी भाषा को एक एकीकृत कहें कि अब यह भाषा जो है पूर्ण रूप से हो गई। चाहे वो गढ़वाली बोले या फिर जो है क्या नाम है कुमायूनी बोले, लेकिन आपको हिंदी के अंश तो झलकते हैं। वो अलग अलग प्रकार की शैली होती है, लेकिन सामूहिक रूप से वह हिंदी इस तरह से बनती है। बिल्कुल, तो किस तरह से हिंदी की शुरुआत हुई वो आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही डिटेल्ड यहाँ पर वर्जन किया गया है, डिटेल्ड उसका यहाँ पे लिखा गया है कि किस तरह से जो हिंदी भाषा की शुरुआत हुई और फिर उसका जो रूप है वो कैसे बदलता चला गया। सबसे पहले आप देखेंगे कि हर भाषा की अपनी एक लिपि है, चाहे वह हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है। और जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। अभी आप मराठी, नेपाली में भी देखेंगे उसकी भी लिपि देवनागरी है। तो हमने इस चार्ट के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि देवनागरी लिपि जो आप देख रहे हैं एकाएक ये नहीं आती, हर किसी का एक उद्भव है, हर किसी का एक मतलब ओरिजिन है कि ब्राह्मी भाषा से ये निकलती है और उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी में ये बढ़ जाती है। फिर उत्तरी ब्राह्मी जो है गुप्त लिपि में आगे कन्वर्ट होती है 4वीं से 5वीं सदी के बीच, और सिद्ध मातृका लिपि फिर वो 6ठी सदी। और यह कालखंड जो आता है 6ठी सदी से कुटिल लिपि के बीच का जो ये समय है इसको भी दर्शाया गया है। फिर कुटिल लिपि कैसे आगे जाकर नागरी और शारदा में बढ़ जाता है, जैसे आप पंजाबी का देखेंगे गुरमुखी है ना, फिर इधर काश्मीरी, लहंदा और टाकरी। फिर यह नागरी लिपि जो है पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा में विभाजित होती है, और इसी पश्चिमी शाखा में देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी, जो आप जमीन जायदाद में कागजों में देखते हैं लिखी हुई रहती है, तो वो कैथी भाषा का उसमें प्रयोग रहता है। तो इसकी ये पश्चिमी शाखा, और पश्चिमी शाखा ये कहाँ से ड्राइव हो रही है, नागरी से। तो इस चीज़ को हमने दिखा, और देवनागरी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड किया, मतलब हाईलाइट किया कि आप इस पर प्रकाश डाल सकें। इसमें हमने दिखाया कि सिद्ध सरहपा साहब कैसे उन्होंने जो है मतलब उस समय हिंदी कैसे चल रही थी, फिर पृथ्वीराज राजरासों में हिंदी का कैसे जो है मतलब लिखा जा रहा था उस समय,
फिर अमीर खुसरो की हिंदी की क्या किस प्रकार से वो लिख रहे थे, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भक्त कवि सूरदास उनकी हिंदी की क्या शैली थी, तुलसीदास कैसे लिख रहे थे रामचरितमानस में। भारत की विकास गाथा में एक विकसित भारत के निर्माण में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रदर्शनी के इस खंड में स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से हिंदी भाषा का योगदान रहा, उसका महत्व रहा, ये दिखाने का एक प्रयास किया गया है। क्या हिंदी सिर्फ एक भाषा रही या एक माध्यम रही, एक संपर्क सूत्र रही जिसने स्वतंत्रता सेनानियों को एक सूत्र में जोड़ा, एक संपर्क की भाषा रही, एक जुड़ने की भाषा रही। यहाँ पर हम तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी जब नारा दिया था आज़ाद हिंद फौज में, तो भारत के सभी भाषा भाषी लोगों के होने के बाद उन्होंने इसका जो सैन्य प्रयाण गीत वो हिंदी में ही लिखा था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। सैन्य शिक्षा भी हिंदी में दी जाती थी और नेताजी का देश के लिए विदेश से प्रसारित पहला संदेश भी हिंदी में ही था। जहां एक तरफ आज़ादी के दीवानों जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आदि ने बंदूकों और बारूदों का सहारा लिया, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सेठ गोविंददास, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि ने सत्य, अहिंसा और साहित्य के माध्यम से आज़ादी की ये जंग लड़ी। हिंदी के सभी बड़े पत्रकारों और लेखकों का जमावड़ा उस वक्त कोलकाता में होने लगा था और वहाँ उनकी हिंदी के भाषणों, लेखों और नारों से नई क्रांति और जोश का सूत्रपात हुआ। यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल सेगमेंट भी रखा गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बार जब यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से हिंदी गूंजी थी उसका चित्रण है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने और फिर सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में अपना वक्तव्य दिया था। लगातार हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री हमेशा हिंदी में ही भाषण देते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री जी का पिछले 10 साल में एक स्ट्रेस रहा है कि किसी भी मंच पे वो बहुत बार हिंदी में ही भाषण देते हैं, ये हमने एक अलग चीज़ देखी जो कि पुराने टाइम से उसी के चलते ये सोचा कि एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई जाए जो भारतीय संस्कृति को और उजागर करे कि उसमें हिंदी का क्या महत्व रहा है। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई पिछले 20 साल की चीज़ है, 30 साल की चीज़ है। वर्षों से 500 साल पुरानी भी हमारे पास ऐसी कलाकृतियाँ हैं जहाँ पे देवनागरी का कुछ हमें अंश लिखे दिखते हैं। वही हमने लोगों को दिखाने की कोशिश की है। एक इंगेजमेंट जनरेट कर रही है ये प्रदर्शनी, ना कि बस कोई आया कैजुअली इसको देख के आगे निकल गया। लोग यहाँ वक्त गुजार रहे हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज़ का, इसको देख के बहुत प्रसन्नता होती है। इस प्रदर्शनी में खास करके हमने पांडुलिपि को भी प्रदर्शित किया है, कुछ चित्र पेंटिंग को भी प्रदर्शित किया है, कुछ प्रतिमाएं प्रदर्शित की है। तो उसे प्रदर्शित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, और देवनागरी जो नागरी से आती है, उसका अंकन हमें इन कलाकृतियों में देखने को मिलता है। इसलिए हमने उन कलाकृतियों को चुना है जिसमें देवनागरी लिपि में चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे ये रसिक प्रिया नाम की आप जो देख रहे हैं, ये एक टीका है, कमेंट्री है, ये देवी चंद्र द्वारा लिखी गई है। इसमें आप देखेंगे कि लाल रंग से जो स्याही है ना, उसमें मुग्धा नायिका के मान को अंकित किया गया हुआ है। आप पढ़ेंगे तो वो मुग्धा को मान, अथ मुग्धा को मान लिखा है, अर्थात यहाँ मुग्धा के मान को चित्रित किया गया है। फिर हम ये देखेंगे कि संगीत दर्पणम एक पांडुलिपि है, इसका एक ये फोलियो है, इसमें लिखा हुआ अथ वसंत स्वरूप, अर्थात यहाँ वसंत के स्वरूप और उसके जो है लक्षण को इस पांडुलिपि में दर्शाया गया है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि ये सुंदर श्रृंगार नाम की एक पांडुलिपि का फोलियो है, इसमें देवनागरी लिपि में अंकन है। और वो जो लाल काले में आप देख रहे हैं, लगातार लाल काला एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है नायिका के दूत का कथनांक, अर्थात नायिका के दूत का जो कथन है उसका वो संदेश लेकर के वो आते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे कि ये रामचरितमानस को इसमें स्वर और छंद, मतलब आज कहें तो वोवेल और कॉन्सोनेंट, इसके माध्यम से हम कैसे छंद की रचना करेंगे उस चीज़ को इसमें दिखाया गया। जैसे इसमें लिखा है श्री राम कमल अचल, फिर नीचे आप देखेंगे 84 तमर अरुण, है ना। इस तरह से कैसे अल्फ़ाबेट मतलब वोवेल और कॉन्सोनेंट इसका प्रयोग करके कैसे हम छंद को बोलेंगे उसे इस चीज़ में दिखाया गया है। मतलब जब अन्य प्रदर्शनियाँ होती हैं तो उसमें आइकनोग्राफी के बारे में बताया जाता है कि यह प्रदर्शनी में आप विष्णु के कृति मुकुट को देख रहे हैं, चक्र को देख रहे हैं, कमल को देख रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शनी में इसे प्रदर्शित करने का उद्देश्य है कि इसमें नागरी लिपि का अंकन है।
ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये मंजूश्री की प्रतिमा है, चेदी वंश की है, 8वीं-9वीं शताब्दी के ईस्वी के आसपास की है। इनके पादुका के पास मतलब इनके पैर के पास आप देखेंगे तो मतलब नागरी लिपि में लिखा हुआ है श्री द्रोणादितस्य। तो इसको इस भाव से प्रदर्शित किया गया। इसमें भी नागरी लिपि का अंकन हमें देखने को मिलता है संस्कृत भाषा का, तो इसमें दिखा है। ये देखिए एक ये हमारी ब्रोंज की प्रतिमा है, इसमें पार्श्वनाथ को प्रदर्शित किया गया, 9वीं शती की है। और इसके पीछे जो लिखा हुआ है माल शुत्रे गतेन कारा पिता प्रतिमा, अर्थात नागरी लिपि में अंकन है। मैं पहले भी कह रहा था कि इसमें हमने उन कलाकृतियों को चुना है जिस पर कि नागरी लिपि को उकेरा गया है। और इस मूर्ति के पिछले भाग में देखेंगे तो यही वाक्य जो है अंकित है। हमारे देश के जननायकों और महापुरुषों ने हिंदी के बारे में बहुत कुछ कहा है और उनके कोट्स को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। किसी भी भाषा को अपनाने में शर्म नहीं, लेकिन अगर आप अपनी भाषा को जानते हैं और फिर भी आप अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं तो गलत है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। और यहाँ पर आप महात्मा गांधी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फादर कामिल के इन तमाम लोगों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बार फिर उनके कहे शब्दों को महसूस कर सकते हैं। क्या हिंदी सिर्फ एक भाषा है? नहीं, हिंदी हमारी पहचान है। तो मौका मिले तो ज़रूर आइए इस प्रदर्शनी में। राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में आप हिंदी से एक बार फिर मुलाकात कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारी इस पहचान से, हमारी इस भाषा से जुड़ने का एक प्रयास करे। ठीक से मोनेस्ट्री की तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। 2016 में इसे लिया गया है और अगर आप गौर से देखेंगे आपको नजर आएगा कि कैसे एक बहुत भिक्षु की मॉन्क हाथ में फूल लिए किसी से बात कर रहे हैं। यानी कि ट्रेडिशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण पेश करती है ये तस्वीर। इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है मनोले श्रीवास्तव ने। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, लेकिन फिर जब पहली बार लद्दाख पहुंची तो इनको बस लद्दाख को पूरी तरह से अपने कैमरे में कैद करने का जुनून आ गया और उसी का नतीजा है ये बहुत शानदार प्रदर्शनी। इस वक्त आप देख सकते हैं लद्दाख इम्प्लिसिट सेरेनिटी। 5 साल के उनके काम को आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं और यहाँ पर जो लद्दाख के लोग हैं उनकी जीवन यात्रा, उनकी दिनचर्या को बहुत ही खूबसूरती से कैद किया है अपने कैमरे में मनोलय ने। छोटी छोटी बातों को भी बहुत ही बारीकी से दिखाने का एक प्रयास किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे एक वुमन जो है 2019 में उन्होंने तस्वीर खींची है, एक चांपा वुमन कैसे अपने टेंट में आराम कर रही है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो टेंट है वो याक के ऊन से बनाया गया है और खुद उन्होंने बनाया गया है। साथ ही उनकी दिनचर्या से जुड़ी हुई तमाम और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से इस तस्वीर में कैद करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं लद्दाख को मनोले श्रीवास्तव के कैमरे के लेंस से, तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक। पूरी तरह से लद्दाख को समर्पित इस प्रदर्शनी में मनोले श्रीवास्तव के पिछले 5 साल के काम को आप देख सकते हैं। मनोले हमारे साथ हैं। मनोले, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लद्दाख को ही क्यों चुना आपने? लद्दाख भारत में एक ऐसा एकदम अलग प्रदेश है जिसको बहुत से लोग जाके एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के तरीके से देखते हैं। बहुत से लोग एक नेचुरल लैंडस्केप के लिए देखने जाते हैं। कल्चरली भी बुद्धिज़्म वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है और भी डिफरेंट चीज़ें हैं तो उसके लिए भी जाते हैं। लेकिन एक अलग स्थान लगता है लद्दाख। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि हम उसे बहुत तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। कोइंसिडेंटली जब मैं अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती थी, आई एम एन MBA मार्केटिंग, और उसके बाद एक ब्रेक के लिए जब मैं लद्दाख गई तो लद्दाख लिटरली बिकेम माई सेकेंड होम। इतनी खूबसूरती शायद मैंने किताबों में पढ़ी थी या टीवी पे देखा था, जो मैंने यहाँ पे महसूस किया वो एक अलग ही चीज़ थी। एक जगह में एक स्पिरिचुअलिटी, एक कामनेस, और जब आप इतना बड़ा पहाड़, पृथ्वी का पूरा स्वरूप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि आप पृथ्वी की एक बहुत छोटी सी बनाई हुई चीज़ है और दुनिया में कितनी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो अगर लैंडस्केप के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2 तस्वीरें जो हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। ये 2 तस्वीरें 2 साल के अंतराल पे ली गई हैं, लेकिन अगर आप इस पर गौर फरमाएं तो एक एक एंगल, पहाड़ के आउटलाइन आर द सेम। चीज़ें ये सेम है, सिर्फ लाइट और मौसम का फर्क है। अब क्या मुश्किलें आती हैं लद्दाख में अगर आप जाएं? जी।
एक एक्सपीडिशन के लिए जाएं, या जी। आपको लगता है कि युवाओं को अगर फोटोग्राफी में अगर आपको रुचि दिखाने की कोशिश हो तो क्या कुछ आपको लगता है? द टेरेन इज़ वेरी टफ, तो उसको एक्लिमेटाइज करना, पहुंचना वहाँ पे 2-3 दिन आराम से निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करने निकलते हैं आपको एक से एक खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं, एंड इट रियली डिपेंड्स कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या शूट करना चाहते हैं, आपको कैसी चीज़ें पसंद हैं, वो आराम से दिखा सकते हैं। लेकिन टेरेन जैसा कि आपने कहा ज़रूर मुश्किल है, ये सारा मेरा काम मैं अकेले करती हूँ, मेरी कोई ऐसी टीम नहीं है। ये एक मेरी फोटो सीरीज है, मनी कार्विंग इसे कहते हैं, जहाँ पे लीकिर गांव के पास में ऐसे ही कैमरा लेके घूम रही थी और एक करीब 80 साल के बाबा जी बैठे अपनी ये कुदाली और हथौड़ी लेके कुछ पत्थर में कार्व कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं ज़रूर उनके पास बैठी, थोड़ा समय बताया और उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये पत्थर पे मणि कार्विंग करते हैं, ये आध्यात्म का एक पार्ट है बुद्धिज़्म का। हमारे यहाँ जैसे हम लोग माला जपते हैं, ध्यान करते हैं, उसी हिसाब से इसको, जैसे आप ये देखेंगे बहुत बड़ा पत्थर है और 6 सिलेबल का एक मंत्र होता है बुद्धिज़्म में, जहाँ ये लिखा है अवलोकितेश्वर, दैट इज ओम मणि पद्मे हूँ। तो वो हर जगह एक मणि वॉल बना के या पत्थर पे वो लोग कार्व करते हैं और बनाते चलते हैं। स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, जप का, तपस्या का। ये एक मदर याक है, उनका बच्चा है जो सुबह सुबह दूध पी रहा है उनसे। लेकिन ये एक पार्ट है चांगपा, एक नोमैडिक ट्राइब, गडेरियों की ट्राइब रहती है ईस्टर्न साइड ऑफ लद्दाख में, जो यहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, तालाब हैं, घास है। तो पर फैमिली 250 से 300 400 जानवर होते हैं। इनका जीविका का तरीका ये होता है कि बहुत से ये लोग पश्मीना भेड़ें पालते हैं, जिनके ऊन को बेच के लोग अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन कमाल की बात ये है, आप मेरे डिफ़िकल्टी की बात कर रही हैं कि टेरेन नापना मुश्किल था। ये लोग इस एरिया में जहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर तक कुछ नहीं है, टेंट लगा के साल भर रहते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो सर्दी का -40 डिग्री का टेम्परेचर हो, वो रहते हैं अपने जानवरों के साथ, उन्हें चराने, दिखाने, सब चीज़ करने। ये जैसे आपने देखा, ये एक शॉर्ट माइग्रेशन का टाइम है और ये अपना भेड़े निकल के जा रही हैं। ये एक चांपा लेडी हैं जो याक का दूध दो रही हैं आगे चाय बनाने के लिए। तो बड़ी ये सिंपल चीज़ें जो शायद हम एक तौर पे शहरों में रहते भूल चुके हैं, मुझे ये डॉक्यूमेंट करना बड़ा अच्छा लगता है। कल्चर, ट्रेडिशन दैट इज़ कम्प्लीटली इंटेंजिबल, और बहुत से लोग अब शायद जानना भूल चुके हैं इस बारे में। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये देखिए, इनको, बकरियों को, भेड़ों को रखने का एक तरीका अलग होता है, जिस तरह से गूंथ दी जाती है, इसमें कोई रस्सी नहीं बंधी है, किसी तरह से नहीं है, ये लोग ऐसे ही रखे हुए हैं। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण दिया था, जिसने दुनिया को भारत के एकता, शांति और भाईचारे के संदेश से परिचित कराया। उस ऐतिहासिक तारीख के संदर्भ में राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक व्याख्यान कार्यक्रम और एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। आइए आपको ले चलते हैं उसमें। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक शाम समर्पित रही महान मनीषी स्वामी विवेकानंद के नाम। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए समर्पित संस्था कलाव्योम ने स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में समृद्ध, समरस और सबल भारत विषय पर एक व्याख्यान और संगीत संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने किया। प्रसिद्ध चिंतक और विचारक सदानंद सप्रे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विवेकानंद जी स्वतंत्र भारत के आध्यात्मिक और आधुनिक स्वरूप के प्रणेता रहे हैं। स्वामी जी ने जमशेद जी से कहा, उसके आधार पर जमशेद जी ने 2 बड़े कार्य प्रारंभ किए। एक तो जो जिसका अब हम टाटा नगर कहते हैं, वहाँ पर बड़ा भारी स्टील फैक्ट्री इन्होंने डाली। ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से जमशेद जी टाटा ने प्रारंभ किया था। बेंगलोर में उस समय कहा जाता था जिसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अब उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं। यह आज दुनिया के तकनीकी संस्थानों में टॉप 10 में गिना जाता है। शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी के ऐतिहासिक संबोधन के संदर्भ में भोपाल की कलाव्योम संस्था देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में संस्था द्वारा राजधानी दिल्ली में यह आयोजन किया गया।
तो 11 सितंबर 1893 में, जैसा कि हमें सबको पता है कि एक विश्व प्रसिद्ध व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में दिया था। तो 10 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में जो है वो कार्यक्रम चला था शिकागो में। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने 25 सितंबर को ये कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से युवा और देश के लोग उनके विचारों को जाने, न केवल जाने बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करते हुए देश की उन्नति में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा रंगकर्मी और कला प्रेमी शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम के कथानक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और विवेकानंद जी को समर्पित था। विवेकानंद जी के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। युवा इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित है इस प्रोग्राम को देखने के बाद। विवेकानंद जी के बारे में हम इतनी अच्छी जानकारी इस व्याख्यान में प्राप्त हुई, और जिसके व्याख्यान के साथ साथ इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था, जो कि बहुत मंत्रमुग्ध होकर हम सभी ने उसको समझा, परखा और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में व्याख्यान के साथ ही संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें सितार की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग का आज का अंक यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक कोशिश कीजिए कि कला के किसी ना किसी रूप से आप खुद को जोड़े रखिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।